नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 फिजिक्स का चैप्टर 11 है फोर्स एंड प्रेशर। ओके, तो आज हम बहुत अच्छे तरीके से फोर्स एंड प्रेशर को समझने वाले हैं। तो इससे पहले आप जो है तैयार हो जाइए इस चैप्टर को समझने के लिए। ये बहुत इजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। आपका 9th में भी काम आता है और आगे हायर एजुकेशन में भी काम आता ही है। ठीक है, तो फोर्स और प्रेशर बेसिक टर्म्स है हमारी फिजिक्स की। अगर फोर्स और प्रेशर नहीं समझ में आया तो थ्रस्ट और बाकी चीजें जो है ना वो हमें समझने आने वाली नहीं है। तो फोर्स जो हमारी डेली लाइफ में डेली यूज होता है, हम हर जगह हमेशा बगैर फोर्स के एक कदम आगे नहीं रख सकते, ना हम बैठ सकते ना उठ सकते हैं। फोर्स के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वही दूसरी बात करें प्रेशर की, तो जितना फोर्स महत्वपूर्ण है उतना ही हमारे लिए प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो समझेंगे वो हम फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो फोर्स होता क्या है? तो देखिए, फोर्स जो है, आप अगर हम बात करेंगे तो बहुत इजी डेफिनेशन में आपके लिए ढूंढ के लाया हूं। फोर्स जो होता है वो है पुशिंग और पुलिंग एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो क्या हो गया? पुशिंग और पुलिंग एक्शन। यदि पुशिंग मतलब हम किसी चीज को पुश करते हैं, जैसे आप कहीं जाते हो किसी ऑफिस में या कहीं पे भी, तो गेट के ऊपर लिखा रहता है पुश और पुल। एक डायरेक्शन से पुश रहता है और एक डायरेक्शन से पुल रहता है। तो हम वहां पे पुशिंग और पुलिंग करते हैं। तो यानी कि हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से गेट ओपन हो गया। ठीक है, वो हमने पुश किया तो ओपन हो गया, कई बार हम पुल कर दे तो क्लोज हो जाता है। तो पुशिंग और पुलिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को हमने पुशिंग और पुलिंग एक्शन जब हम लगाते हैं तो हमारा वो फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स के इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, वो है हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में, जिस तरह हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, हम लेफ्ट से राइट की ओर किसी भी चीज को पुश कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट से राइट की ओर हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। या हम टॉप से बॉटम की ओर किसी चीज को पुश कर रहे हैं तो हमारा टॉप से बॉटम की ओर हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। यानी कि हम जिस डायरेक्शन में, हम जिस तरफ उस फोर्स को लगा रहे हैं वही हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इसी में हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्स हमारा एक कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी है हमारा। आगे हम देखेंगे तो हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारा फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, हम यहाँ पे वेक्टर और स्केलर के बारे में 1 मिनट के जो है ना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं? ऐसे क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और ऐसे क्वांटिटी जिनमें सिर्फ केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको हम स्केलर कहेंगे, यानी उनमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यह मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी चीज की न्यूमेरिक वैल्यू, उसको हम उसका क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बोलेंगे। जैसे आपने किसी चीज को पुश किया तो आपने कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, मैं बोलूंगा 10, तो 10 जो है वो आपका हो गया मैग्नीट्यूड। क्लियर है? और फोर्स, अब बात हम करते हैं फोर्स के एसआई यूनिट क्या होती है, क्योंकि एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। हम कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब पढ़ते हैं तो हमारे लिए एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एसआई यूनिट हमारा फोर्स का होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे एसआई यूनिट न्यूटन, कैपिटल एन से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक दोस्तों, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसके बाद हम देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्टेंट फोर्स, ये होता क्या है आखिर। तो जब भी आपने देखा होगा कि जब हम केवल एक ही फोर्स लगाते हैं तो उस समय हमारा रिजल्टेंट फोर्स का जो टर्म्स है वो आ नहीं आएगा। लेकिन जब हम एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 और मोर देन 2 फोर्सेस अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट, 2 या 2 से ज्यादा फोर्स जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो उस केस में हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो है ना वो आता है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? ये है हमारा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फोर्सेस। समझ के, कंबाइंड इफेक्ट मतलब होता है कि कोई हम इधर फोर्स लगा रहा है, कोई इस अपोजिट में फोर्स लगा रहा है, कोई ऊपर उठा रहा है, कोई नीचे उठा रहा है, ले जा रहा है, तो इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, यानी कि फाइनली उस ऑब्जेक्ट के साथ में हो क्या रहा है, वो सामने की ओर
मूव कर रहा है या पीछे की ओर मूव कर रहा है या बॉटम की ओर जा रहा है, तो जो भी है फाइनली इतने सारे फोर्स लगने के बाद वो ऑब्जेक्ट फाइनली किधर जा रहा है, तो वो हमारा कंबाइंड रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स हमारा जो होता है वो ज्यादा होगा कि कम होगा, वो डिपेंड करता है कि जो अप्लाइड फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शंस क्या है। तो इसी में हम आगे देखेंगे कि अगर जैसे सपोज हमने ये बॉक्स ले लिया है, इस बॉक्स में ये F1 फोर्स और F2 फोर्स दोनों हमने अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करवा दी है, तो इस केस में रिजल्टेंट जो फोर्स है वो F1 माइनस F2 हो जाएगा अगर हमारा F1 का वैल्यू बड़ा है, और अगर F2 वैल्यू बड़ा है तो F2 माइनस F1 हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू बड़ा है उसमें से छोटा वैल्यू को माइनस कर देना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हमारा आ जाएगा, जिसको हमने सिंपल F से डिनोट कर दिया है। ठीक है, दूसरा देखिए एग्जांपल हम यहाँ पे ये लिए हैं कि इसमें अगर देखेंगे सेकंड बॉक्स में, तो हमने जो F1 और F2 जो फोर्स कंसीडर की है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में ले लिए हैं। देखेंगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, एक पीछे से धक्का मार रहा है और एक आगे से खींच रहा है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स F होगा वो F1 प्लस F2 यानी दोनों का सम हो जाएगा। तो यानी कि हम इनसे क्या बोल सकते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स यानी कि उनका डिफरेंस यानी कि माइनस होके आ जाता है, और जब दो या दो से ज्यादा फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वहां पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स प्लस हो जाता है। क्लियर है? तो रिजल्टेंट फोर्स के बाद इसके बाद हम आते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो ये इफेक्ट क्या होते हैं? इफेक्ट को हिंदी में अगर बोलेंगे तो उसका प्रभाव, असर। तो फोर्स का प्रभाव क्या होगा? तो फोर्स की बात करें तो फोर्स से क्या क्या हो सकता है आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर भी हम कुछ 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट है हमने जो लिखे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास इफेक्ट की बात करें तो हम पहला पॉइंट हम देखेंगे, फोर्स कैन कॉज मोशन इन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी कि फोर्स जो है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि कोई भी चीज रखी है तो हम उसको फोर्स लगाएंगे तो वो मूव कर सकती है, यानी मूवमेंट में आ सकती है। ठीक है ना। दूसरी, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं। एम आई राइट? ओके। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये हम अपनी डेली लाइफ में हम अपने दोस्तों के साथ बहुत करते हैं। कोई भी दोस्त हमारा साइकिल से जा रहा होता है या तो उसको खींच लेते हैं या हम उसको धक्का मार देते हैं, तो उसकी जो पहले से स्पीड थी वो चेंज हो जाती है, या तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो क्या हो गया, हमने फोर्स लगाया, उसकी स्पीड चेंज हो गई। क्लियर? फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बलून में क्या एयर पंप किया, एयर पंप करने के बाद बलून को हम ऐसे प्रेस करते हैं, दोनों साइड से कंप्रेस करते हैं तो वो साइड चेंज हो जाता है, या हम स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच भी हो जाता है। तो क्या हो रहा है, ये हमारा फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम जो समझते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने क्या समझा, फोर्स समझा, फोर्स का डेफिनेशन के बाद हमने जो है ना उसकी डायरेक्शन के बाद हमने फिर जो है ना उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, फिर हमने उसके समझा इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो हमारे टाइप ऑफ फोर्सेस कितने होते हैं? तो दो टाइप के हमारे फोर्स होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नाम से क्लियर हो रहा है कि कॉन्टेक्ट यानी कि किसी के कॉन्टेक्ट की वजह से अप्लाई होगा तो वो कॉन्टेक्ट फोर्स हो जाएगा, और नॉन कॉन्टेक्ट यानी कि बगैर किसी कॉन्टेक्ट के भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं तो वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में समझते हैं। तो कॉन्टेक्ट फोर्स, द फोर्स एक्ट ओनली व्हेन देयर इज फिजिकल कॉन्टेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्सेस। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स होंगे कम से कम, तो जब उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कैसे भी हो सकता है, तो हमारा उस केस में जो फोर्स एक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स। ठीक, कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं हमारे, मस्कुलर फोर्स हो सकता है, मैकेनिकल फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकते हैं,
है ना। ये हमारे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स हैं कांटेक्ट फोर्सेस की। तो मस्कुलर फोर्स की अगर हम बात करें तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जब हम खुद किसी चीज को लिफ्ट करते हैं या हम जो है ना पुश करते हैं, पुल करते हैं, या बुलक कार्ट जो है वहां पे जो कार्ट चलाता है, या फिर और भी कोई सारी चीजें, है ना। जब कोई एक का जो है हैमरिंग करते हैं हम किसी को, नेल को हम जो है ना उसके बॉल्स में जो है ना हम उसको हैमरिंग करते हैं नेल्स को, तो ये सारे फोर्सेस क्या है हमारे कांटेक्ट फोर्सेस में आ जाएंगे, हमारे यानी मस्कुलर फोर्सेस में आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है मैकेनिकल फोर्सेस। तो मैकेनिकल फोर्स क्या है, जो किसी मशीन के थ्रू अप्लाई होता है। जैसे हमने किसी भी एक हैवी ऑब्जेक्ट है उसको हमने लिफ्ट किया किसी मशीन की हेल्प से, जैसे क्रेन जो है उसकी हेल्प से हमने लिफ्ट किया, तो हमारा क्या हो गया, मैकेनिकल फोर्स हो गया। या एक मोटर बाइक को दूसरी मोटर बाइक से हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स। यानी किसी मशीन के थ्रू जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, वो भी डायरेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखना है, तो हमारा मैकेनिकल फोर्सेस हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में जब रब करते हैं या एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, तो उनकी कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो उसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और इस फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, यानी कि हमारे अपोजिट जो है अप्लाइड फोर्स है उसको ये अपोज करता है, ठीक है। तो ये भी हमारे कॉन्टेक्ट की वजह से ही होता है, ठीक है। क्लियर है, कॉन्टेक्ट फोर्स समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की ओर। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, नाम से क्लियर है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होगा तब भी हमारा फोर्स अप्लाई हो जाता है, यानी forces act even when there is no physical contact between the objects are called non-contact force। क्लियर, यानी कि दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब कोई भी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है तो हमारा उस केस में नॉन कांटेक्ट फोर्स आ जाता है। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें या एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है, हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स हो जाते हैं, और भी फोर्सेस अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो ये तीन मोस्ट पॉपुलर हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। मैग्नेटिक फोर्स आप समझते हैं कि मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट को दूर से ही कैच कर लेती है बगैर किसी कांटेक्ट के, तो वहां पे हमारा वो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जानते हैं कि ये जब दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चले जाते हैं, तो वहां पे वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी एक दूसरे को रिपल करते हैं। या फिर आप हम बात करें तो आपको मोस्ट एक एग्जांपल, आप पॉपुलर एग्जांपल देते हैं अपने सूखे बालों के ड्राई हेयर को, जब हम किसी कॉम्ब, जब हम उसको कॉम्ब करते हैं, ड्राई हेयर को हम कॉम्ब करते हैं ना, उसके बाद उस कॉम्ब अगर हम किसी डस्ट पार्टिकल के पास ले जाएं तो वो डस्ट पार्टिकल को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो हमारा कौन सा हो जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि हमारा वहां पे ये फोर्स एक्ट होता है। और इसका एक और एग्जांपल है, सिंपल स्केल, जो हमारे प्लास्टिक स्केल होते हैं या प्लास्टिक जो पेन होते हैं, सिंपली अपन ऐसे बालों में हम रब करते हैं, तो उसके बाद हम पेपर के जो स्मॉल पीसेस हैं हम उनको तोड़ के रख लेते हैं, और उसको जब हम पेन्स या स्केल के पास में ले जाएंगे तो वो पेपर पीस उस पर चिपक जाते हैं, तो ये भी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल वर्ड आ रहा है, मतलब हमारी जो अर्थ की इफेक्ट, अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ की ओर ही डायरेक्ट होता है, जब हम किसी को फेंकते हैं या कोई चीज ऊपर से तो हमेशा वो अर्थ की ओर ही आती है ना। क्यों आती है, क्योंकि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हो गए, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं वेट। वेट क्या होता है, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लोग इसको मतलब पता नहीं क्या क्या समझते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको कंफ्यूजन आज दूर कर देता हूं कि वेट भी हमारा एक तरह का फोर्स ही है। क्या, जी हाँ, वेट भी हमारा एक तरह का फोर्स है, समझ गए। वेट कैसे हमारा एक्ट होता है, क्यों फोर्स बोल रहे हैं, क्योंकि वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें निकालना है तो उसके अंदर जो मास होता है उसके ऊपर जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स एक्ट होता है ना, यानी कि जो फोर्स एक्टेड ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट।
यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है उसी को हम वेट बोलते हैं। तो वेट भी हमारा एक तरह का फोर्स है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ओके, ठीक है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर के बारे में। यानी सबसे पहले हमने फोर्स डिस्कस किया था और उस फोर्स के टाइप्स डिस्कस किए, फोर्स का इफेक्ट डिस्कस किया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रेशर। ये प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। तो बहुत इजी जो है ना डेफिनेशन है इसका, आप आसानी से समझ जाएंगे, है ना। तो देखिए, हम पहले से बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने एक दो बातें बताई थी कि फोर्स की वजह से हम किसी भी चीज का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो जब भी हम इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेशर भी वहां पे इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर को हम समझते हैं, प्रेशर का बहुत इजी डेफिनेशन है कि एक फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया में, हाउ मच फोर्स इज एक्टेड ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगा रहे हैं वो ही उसका प्रेशर हो जाता है। अगर एरिया हमारे पास यूनिट है, मतलब हमने 1 मीटर स्क्वायर मान लो एरिया ले लिया, तो हमने उसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाया कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगा रहे हैं उस हिसाब से उसका प्रेशर कम या ज्यादा होता रहता है। तो बहुत इजी डेफिनेशन है दोस्तों, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स हम जो है अप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट, वो हमारा प्रेशर हो जाता है। बात करते हैं प्रेशर की फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, एरिया को ए से, और प्रेशर को पी से हम डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। समझ में आ गया? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि यहां फॉर्मूला से आप देख पा रहे हैं कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? फोर्स से, है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? एरिया से। समझ गए? तो फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब सॉरी, प्रेशर किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर डिपेंड अपॉन नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 एरिया, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो मोर फोर्स मोर प्रेशर, लेस फोर्स लेस प्रेशर। क्लियर है? फोर्स ज्यादा मतलब उतने हिसाब से प्रेशर हमारे पास क्रिएट हो जाता है। तो इस चीज का आप सब लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही अभी रिसेंटली जो छिछोरे एक मूवीज आई थी उसमें इस जिक्र को बहुत किया गया था कि ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया, मतलब फोर्स हमने बाहर डाला, उसके ऊपर इतना परसेंटेज लाओ, उतना परसेंटेज लाओ, ये क्या फोर्स डाला जा रहा है। उस फोर्स की वजह से उसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है, उसकी वजह से कई सारे जो है प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो प्रेशर यानी फोर्स की वजह से आता है। दूसरी चीज है एरिया। एरिया अगर बड़ा होगा तो फोर्स हमारा प्रेशर है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम अगर मान लो थोड़ा सा फोर्स बहुत बड़े एरिया में लगाएंगे तो वहां पे कोई असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो उसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा एरिया बहुत ज्यादा है, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट क्या होता है? तो हमने बताया, देखो यहाँ पे क्या है? फोर्स। तो फोर्स का एसआई यूनिट हम आपको बता चुके हैं न्यूटन। एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको न्यूटन को हम एन से डिनोट करते हैं, मीटर को हम ये एम स्क्वायर से, यानी एम ऑब्लिक एन ऑब्लिक एम स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक और यूनिट है, मोस्ट पॉपुलर यूनिट, जनरली हम इसको यूज करते हैं, वो है हमारा पास्कल। तो यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। पास्कल को हम पीए से डिनोट करते हैं। तो पास्कल जनरली हम कभी कभी ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर को हम पास्कल भी बोल देते हैं, बिकॉज 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, सॉरी प्रेशर्स। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर्स, देख बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं प्रेशर के, हमने उसमें से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं लेके आया हूं, है ना, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे कई एप्लीकेशंस हैं प्रेशर के।
प्रेशर की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं वो सब आप जानते हैं। तो हमने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। नंबर 1 पॉइंट है द बसेस एंड ट्रक्स आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड टायर्स टू रिड्यूस प्रेशर। आपने देखा होगा कि जितने भी बस व्हीकल्स होते हैं, बस होते हैं, ट्रक्स होते हैं, उन सब में ब्रॉड टायर्स होते हैं, डबल व्हील्स होते हैं पीछे। क्यों डबल व्हील्स होते हैं? लोडेड जितनी गाड़ी होगी, जितनी हैवी व्हीकल्स होगी, उनमें पीछे रेयर जो हमारे व्हील्स होते हैं वो डबल डबल होते हैं। क्यों होते हैं कि अगर सिंगल व्हील करेंगे तो क्या होगा, हम लोडिंग गाड़ी में बहुत ज्यादा वेट हम कैरी करके चलते हैं, वेट कैरी कर लिया मतलब हमारा बहुत ज्यादा फोर्स हो गया। अगर हम सिंगल टायर लगाएंगे तो हमारा जो कॉन्टेक्ट एरिया है रोड के साथ में वो कम हो जाएगा, एक टायर लगाएंगे तो कम हो जाएगा। तो इतना सारा फोर्स कम एरिया में लगेगा, है ना, तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। हमारे फोर्स फॉर्मूला के हिसाब से एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो एक टायर हम यूज करेंगे तो प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, और उस प्रेशर की वजह से हमारा व्हीकल डैमेज हो सकता है या और प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ब्रॉड टायर्स यूज कर लेते हैं, डबल व्हील्स यूज कर लेते हैं, उससे क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है। तो कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा मतलब प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो इजिली जो है ना उसको कैरी हम कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द बेस ऑफ अ डैम इज केप्ट वाइड विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द डैम। यानी कि जो डैम बनाते हैं, डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनका बेस जो होता है ना वो बहुत वाइड होता है, बहुत ज्यादा वाइड होता है। ऊपर का हिस्सा बहुत कम होता है और नीचे का हिस्सा बहुत वाइड होता है। क्योंकि बेस ज्यादा होगा तो हमारा जो प्रेशर होगा वो उतना कम हो जाएगा, है ना। तो उसके हिसाब से हमारा क्या होता है, बेस को वाइड कर लेते हैं, यानी कि एरिया को हमने वाइड कर दिया तो डैम का हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगर जिन डैम में नीचे ऐसा सीधा एक दीवार खड़ा कर देंगे हम, तो वो डैम हमारा कभी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। क्योंकि पानी जो होता है ना, यानी लिक्विड जो होता है ना, वो बेस में बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। कोई भी चीज है, हम पानी को या लिक्विड को हम किसी भी चीज में जब भरते हैं तो नीचे जो बॉटम होता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स जो है ना अप्लाई होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। तो उस प्रेशर की वजह से हमारा डैम जो है ना टूट सकता है, इसलिए हम उसके बॉटम को वाइड कर देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल कटिंग टूल्स आर पॉइंटेड हैविंग टिप्स एंड शार्प एजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टूल्स हमारे देखे होंगे, कटिंग टूल्स होते हैं, कोई भी हो, चाहे हमारा नाइफ हो या कोई और भी चीज हो, तो उनके देखेंगे शार्प एजेस होते हैं या पॉइंटेड होता है। क्योंकि अगर एरिया ज्यादा होगा तो हमारी चीज आसानी से नहीं कटेंगी। आप देखेंगे तो नाइफ हमारे जो घरों में यूज करते हैं फ्रूट्स काटने के लिए, वेजिटेबल्स काट करने के लिए, वो शार्प एजेस होते हैं। अगर शार्प एजेस नहीं होंगे ना, है ना, तो क्या हो जाएगा, उससे हम बहुत ताकत लगाएंगे और वो इजिली कटेगा नहीं। तो इसलिए शार्प एजेस हम जो है ना उनका यूज करते हैं कटिंग टूल्स के लिए, जिससे वो इजिली कट हो जाए। क्यों इजिली कट हो जाएगा कि शार्प एजेस रिड्यूस द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। जितना एज शार्प होगा उतना ही एरिया कम हो जाएगा, और एरिया कम होने से हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए वो इजिली कट हो जाते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। ठीक, यहाँ पे हमने एक चीज और डिस्कस किया है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स। यानी अभी हमने जैसे डैम के बारे में बात कर रहे थे ना कि लिक्विड्स जो है ना बहुत हैवी जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है डैम के बॉटम में, तो वही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूं आपको। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी कि हम जिस भी कंटेनर में लिक्विड को भरते हैं तो उसके बॉटम में और उसके बॉल्स चारों तरफ की दीवार, उस पर वो एक जो है ना प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो उसकी वजह से वहां पे उसका शेप, साइज जो भी है वो चेंज हो सकते हैं। तो यही हमारा डैम की बात थी कि बॉटम में पानी का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, अगर बॉटम मजबूत नहीं होगा तो डैम टूट जाएगा। इसलिए हम डैम को जो बेस जो है उसका वाइड करते हैं। क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे आप, मैं इसको एक बकेट बनाया हूं, इस बकेट में डॉट डॉट करके मैं वाटर को शो कर रहा हूँ, वाटर है या लिक्विड है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक होल जो है टॉप पे किया हूँ, एक होल मिड में और एक होल बॉटम में किया हूँ। तो टॉप वाला जो होल है हमारा, वहां से जो वाटर है जो बाहर निकलेगा ना, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा, लेकिन उससे नीचे जो मिडिल में होल है उसमें थोड़ा सा और ज्यादा पानी निकलेगा, और बॉटम में जो होल किया हूं मैं उससे और ज्यादा स्पीड में पानी, प्रेशर में पानी निकलेगा। तो इससे क्या चीज प्रूफ होती है कि जैसे जैसे हम बॉटम की ओर डेप्थ में बढ़ते जाएंगे, वहां पे हमारा लिक्विड का जो प्रेशर है ना वो और इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है। चलिए, देन लास्ट वन टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एयर अराउंड अस। वेरी इजी, यानी हमारे चारों तरफ की जो एयर है वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है।
ओके, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक, थैंक यू। Hello friends, these are the question and answer of the chapter 11 force and presses. So you can write down the question answer from here.